जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो जो आपका शाम का क्लास चलता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का फाउंडेशन क्लास, वो डेली 8 PM में रात को चलता ही है, चलता रहेगा वो। और उसी चैप्टर का हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो पिछले क्लास में लगभग 10 क्वेश्चन देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो आपका अपकमिंग एग्जाम DFCCIL, ठीक है, UPPCL और बिहार ITI इंस्ट्रक्टर ALP टेक्नीशियन जो वैकेंसी अपकमिंग है, इसका तो अभी कोई गारंटी है नहीं, तो उस सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूछा गया है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल। आप लोग इतना जानते होंगे कि यदि दो चुंबक है, ठीक है, जिसका पोल स्ट्रेंथ एक का M1 है और दूसरा क्या जी, ऐसे हम ले लेते हैं, छोड़िए यहीं पे छोटा छोटा ले लेते हैं जी। एक नॉर्थ पोल है, क्या जी, साउथ पोल है। इधर भी एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो जानते हैं इस दोनों के बीच या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा। तो है क्या, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो अलग अलग जाति का है, तो ये क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन होगा। यदि सेम जाति का हो, साउथ साउथ हो, नॉर्थ नॉर्थ हो, तो ये क्या होगा जी, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ठीक है, यह रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो इसी चुंबक का जो चुंबकीय स्ट्रेंथ है, मान लेते हैं कि एक का M1 है और दूसरा का क्या है जी, M2 है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है जी, R है। तो इस दोनों के बीच देखो, ये तो नॉर्थ हो सकता है या साउथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, या फिर ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। या फिर नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, साउथ होगा, इतना सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो हर एक कंडीशन में या तो आकर्षण हो या विकर्षण हो, एक फोर्स का अनुभव करेगा। ठीक है, जिसको कौन दिए थे, कूलम साहब दिए थे। तो ये जो फोर्स होगा, इसी फोर्स के बारे में पूछा गया। तो ये फोर्स होता क्या है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये पोल स्ट्रेंथ के गुणनफल के समानुपाती, M1 इंटू M2, और बट्टे में इस दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का स्क्वायर होता है। इतना तक तो सही है, M1 M2 बट्टे में दूरी के वर्ग का स्क्वायर। तब इसमें खुद देख सकते हैं क्या कहता है, उनके उनकी दूरी के अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखिए, अनुक्रमानुपाती मतलब होता है क्या जी, समानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है जी, समानुपाती। तो क्या यह समानुपाती है? नहीं। इसको यदि हम लोग देखेंगे, अलग अलग करेंगे, तो 1/r²। ठीक है, एक्चुअल में यह फॉर्मूला आता क्या है जी, फोर समानु, पहला नियम कहता है यह, और दूसरा नियम क्या कहता है, 1/r²। इस दोनों को जब मिलाएंगे तब हो जाता है आपका F समानुपाती M1 M2 बट्टे में दूरी के वर्ग का स्क्वायर। फिर समानुपाती हटेगा, कांस्टेंट लगेगा, म्यू नॉट आएगा, 1/4 म्यू नॉट। अब है उनके दूरी के विद क्रमानुपाती, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दूरी के वर्ग का है, उनके दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो ये तो समानुपाती वाला, ये भी गलत हो गया। तो श्योर है कि आंसर डी होना चाहिए। अब देख लेते हैं, उनके दूरी के वर्ग के विद क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कहता है जी, प्रवेश्यता तुल्य होता है। देखिए, यह क्वेश्चन बनाने के लिए आप कुछ कुछ बातें ध्यान में रख लीजिए। तो आप प्रीवियस क्लास देखिए, जितना भी हम थ्योरी क्लास लिए हैं, अभी मैग्नेटिज्म का कुछ क्लास बाकी रह गया है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर से। ठीक है, जब BH कर पढ़ा देंगे मैग्नेटिज्म में, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग कुछ कुछ बातें ध्यान में रख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, मैग्नेटिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, CKT मतलब सर्किट,
अरे क्या था जी, मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ, ठीक है ना। दोनों में अलग अलग बातें होती है, अब तुलना करते हैं तो लगभग समान होता है। तो हमें परमियंस कहा गया है प्रवेश्यता। तो हम पहले कुछ कुछ बातें जान लेते हैं। अब यह जान लीजिए कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट में आई होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आई होता है, उसी तरह से 100% करंट के बराबर यहां पर क्या होता है जी, फ्लक्स होता है। आई फाई याद रखने का तरीका, आई फाई, आई समानुपाती फाई होता है। यह मोटर में बहुत यूज होगा, ट्रांसफार्मर में, मोटर में, सभी जगह बहुत यूज होता है, मतलब मशीन जब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जिस तरह से इसमें प्रतिरोध होता है, क्लियर है, और उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है जी, रिलक्टेंस, एस से सूचित करते हैं। और इसका जो हिंदी होता है वह होता है प्रतिष्ठंभ। यह आपका हिंदी होता है, जो आपका ये ऑप्शन में दिया हुआ है, को रिलक्टेंस बोलते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट में, रिलक्टेंस। तो जिस तरह से धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध, उसी तरह से फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है कौन जी, रिलक्टेंस। क्या करता है जी, तो यही चीज हमको पूछा गया है कि प्रवेश्यता, परमियंस क्या होता है। तो परमियंस मैग्नेटिक सर्किट में होता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप चालकता जानते होंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको क्या बोलते हैं जी, सेम उसी तरह से यहां पे क्या होता है जी, प्रवेश्यता, परमियंस। प्रवेश्यता क्या जी, परमियंस। क्लियर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, चालकता, परमियंस। हाँ, यदि क्वेश्चन यहां रहता प्रतिरोध किसके बराबर होता है, तो रिलक्टेंस के बराबर। आर आर ध्यान में रखना, ये रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आर से स्टार्ट है, रिलक्टेंस भी किससे स्टार्ट है जी, आर से स्टार्ट है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। और एक चीज याद में रखेंगे, यहां पर और कुछ जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए फॉर्मूला किसका जी, परमियंस बराबर, अरे ऐसे प्रॉब्लम क्या है, जी बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस बराबर, कंडक्टेंस बराबर 1/r, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, यही ना होता है जी। उसी तरह से, और प्रतिरोध किसके बराबर था, रिलक्टेंस के बराबर, तो परमियंस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 1/में रिलक्टेंस, एस, 1/में क्या जी, रिलक्टेंस एस। क्लियर है, इतना जानकारी रख लीजिए। अब इसी तरह से इसका यूनिट सब निकाल सकते हैं, तो समय ज्यादा लगेगा, नहीं तो यूनिट भी निकाल देते। और दूसरा, इसका यूनिट यदि आपको निकालना है तो कैसे हम लोग यूनिट निकालें, देख लीजिए क्या होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर, अरे यही ना होता है जी, V बराबर आई आर। ये किसके लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिक सीकेटी, सीकेटी मतलब यहां सर्किट लिख रहे हैं। उसी तरह से वोल्टेज यहां बराबर किसके, एम एम एफ के। तो याद रखना, यहां ईएमएफ, ये ईएमएफ किसके बराबर, एमएमएफ, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ, मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ। तो बताओ, आई किसके बराबर था, फाई का, फाई, आर किसके बराबर था, रेसिस्टेंस, रिलक्टेंस का, एस का। तो इस तरह से तुम रिलक्टेंस का यूनिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं जी, फॉर्मूला आ गया क्या, एम एम एफ बराबर क्या जी,
फाई एस। तो इस तरह से एस बराबर क्या हो जाएगा जी, एम एम एफ बट्टे में फाई। एक अलग से रिलक्टेंस का फॉर्मूला भी आ गया। अब यूनिट निकाल दो। एम एम एफ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। इस तरह से हम यूनिट भी निकाल लिए, एम्पियर टर्न एटी, एम्पियर टर्न मतलब जी एटी। तो ये सब अब डिटेल में हम क्लास इसका लिए हुए हैं, थ्योरी क्लास जाकर के देखो, सारा समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में उतना समय देंगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा आगे। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता परमिएबिलिटी से अभिप्राय है। अब देखो, परमिएबिलिटी वहां होता था क्या जी, परमिटिविटी, और यहां पर क्या है जी आपका, परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का यहां मतलब हम लोग समझेंगे क्या, पास करना। क्या चीज का पास करना, कोई भी पदार्थ है आपका चुंबकीय पदार्थ, जिस पदार्थ से, जिस तरह से, कहने का मतलब यह, जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट, एक वायर है, तार है, एक वायर है, तार है, इस तार से जिस तरह से विद्युत धारा पास करता है, तो विद्युत धारा पास करता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अरे जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, कॉपर है। मेन दो चीज का देखते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो सबसे अधिक विद्युत धारा किस में पास करता है, सबसे अधिक विद्युत धारा चांदी में पास करता है। तो हम क्या कहते हैं, अरे चांदी का जो है ना विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम है, उससे विद्युत धारा पास करने की शक्ति अधिक है। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स पास करने की जो आपका प्रवृत्ति बताएगा कि किसमें सबसे अधिक फ्लक्स पास करेगा, तो जिस पदार्थ का परमिएबिलिटी सबसे अधिक होगा उस पदार्थ में क्या होगा ना, फ्लक्स बहुत अधिक पास करेगा। तो इसका मतलब यही होता है, परमिएबिलिटी का मतलब यह होता है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ का सामर्थ्य बताना। क्या सामर्थ्य बताना, यह सामर्थ्य कि उस चुंबकीय पदार्थ से कितना अधिक फ्लक्स पास कर पाएगा। सपोज दैट यह एक लोहा है, यह एक लोहा है, और यह एक क्या है जी आपका, ये प्लास्टिक का है, सपोज दैट यह मोबाइल है। अब इस दोनों में से किसमें सबसे अधिक फ्लक्स पास करेगा, तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबकीय पदार्थ होता है उससे फ्लक्स अधिक पास करता है, ठीक है। तो इस लोहा का परमिएबिलिटी अधिक होगा इस प्लास्टिक के तुलना में, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या है जी, अधिक है। तो जिसका परमिएबिलिटी अधिक होगा मतलब उसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या होगा जी, अधिक होगा, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है, किसी चुंबक की सामर्थ्य, किसी विद्युत चुंबक की सामर्थ्य, चुंबकन बल हटा लेने पर किसी लौह छड़ में अवशिष्ट चुंबक। नेक्स्ट है चुंबकीय बल हटा लेने, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए किसी चुंबकीय पदार्थ की चालकता। अब देखो, चुंबकीय बल रेखा हटा लेने, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, हटा लेने के बाद नहीं कहे, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, तो चुंबकीय बल रेखा यही तो होता है फ्लक्स, यही आपका क्या होता है जी, फ्लक्स। यानी चुंबकीय बल रेखा ही जब किसी पदार्थ से पास करने लगता है ना, तो वही क्या कहलाता है जी, फ्लक्स कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। क्लियर। तो आप लोग यदि बताना चाहते हैं तो जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। वैसे हम सारा डिटेल आपको दे दिए हैं, क्या है जी, तो किसी विद्युत चुंबक की सामर्थ्य, ये तो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य तो विद्युत धारा देंगे उस पर डिपेंड करेगा, धारा जितना अधिक देंगे चुंबकीय सामर्थ्य उतना ही अधिक। किसी चुंबक की सामर्थ्य, चुंबक हो गया खुद एक मैग्नेट हो गया, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं हुआ, एक मैग्नेट है। और चुंबकीय बल हटा लेने पर किसी लौह छड़ में अवशिष्ट चुंबक, तो ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, ये दूसरा कुछ है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हम इसके दूसरा क्लास में देख चुके हैं। लेकिन यह क्या कहता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए किसी चुंबकीय पदार्थ का, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया, ठीक है, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, उस सब का चुंबकीय पदार्थ की चालकता, जिसका परमिलिटी जितना अधिक होगा उससे उतना अधिक फ्लक्स पास करेगा, इसका मतलब उसकी चालकता उतनी ही अधिक है। किसी विद्युत धारा, किसी तार से अधिक विद्युत धारा पास कर रहा है मतलब उसकी चालकता क्या है जी, उतना ही अधिक है।
तो यही चीज यहाँ पर दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी। किसी चुंबकीय पदार्थ की परमिटिविटी अधिक है, मतलब उस पदार्थ की चालकता अधिक है। चालकता मतलब विद्युत धारा वाला चालकता नहीं, चुंबकीय फ्लक्स वाला चालकता। क्लियर। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में ज्यादा समय लग जा रहा है, क्या करें, समझाना पड़ जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है। देखिए, अस्थाई चुंबक, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सब आपको बात ध्यान में रखना होगा। जिसका अस्थाई चुंबक बनाते हैं उसका आपका हिस्टेरेसिस लूप एरिया अधिक होना चाहिए। हम पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस कर्व। तो वैसा पदार्थ सब है। तो कार्बन स्टील, देखिए ये तो कार्बन स्टील लगा रहता या केवल स्टील रहता, ठीक है ना, तो भी ये होता है चुंबक, परमानेंट चुंबक, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। प्लेटिनम कोबाल्ट भी आपका क्या होता है जी, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। अल निको, ये तो और बहुत अच्छा है जी अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, अल निको। ठीक है, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट ये एलॉय है, ठीक है, ये मिश्रण है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, सभी। ये सब आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि अस्थाई चुंबक कौन कौन सा पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता निर्भर करती है। देखिए, ये फिर वही चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता, अब ये परमिबिलिटी तो है, बट इसका नाम है रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी, इसे म्यू नॉट, सॉरी म्यू आर कहते हैं। और म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी फ्री स्पेस का, चुंबकशीलता निर्वात का, वैक्यूम का या फ्री स्पेस का। ठीक है, चुंबकशीलता का मतलब परमिबिलिटी और सापेक्ष मतलब क्या जी, रिलेटिव। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे क्या, म्यू बराबर किसी पदार्थ का परमिबिलिटी। देखो, ये म्यू का मतलब है पदार्थ का परमिबिलिटी, म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू है पदार्थ का परमिबिलिटी, पदार्थ का परमिबिलिटी। म्यू नॉट हो गया क्या, फ्री स्पेस वैक्यूम का, निर्वात का परमिबिलिटी। और ये आर क्या होता है, रिलेटिव। एक एक को दूसरे से जब तुलना किया जाता है तब क्या बोला जाता है, रिलेटिव सापेक्षिक। तो यहां से यदि हम लोग फार्मूला निकालेंगे म्यू आर बराबर तो क्या हो जाएगा, म्यू बट्टे में म्यू नॉट, म्यू बट्टे में क्या जी, म्यू नॉट। तो ये रिलेटिव है, पदार्थ का परमिबिलिटी बट्टे में क्या जी, फ्री स्पेस का परमिबिलिटी। तो वही आपको पूछा जा रहा है कि सापेक्षिक चुंबकशीलता किस पर निर्भर करता है। तो ये पदार्थ के परमिबिलिटी पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। क्यों, ये तो फिक्स है, 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसका दूसरा यूनिट भी होता है, ठीक है, यहाँ हेनरी। तो ये तो फ्री स्पेस के लिए फिक्स्ड है, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। तो चेंज होगा क्या, ये म्यू जो कि पदार्थ का है, चेंज होगा क्या जी, म्यू पदार्थ का। अलग अलग पदार्थ, जैसे अभी ना तुलना किए थे जी कि इस लोहा का परमिबिलिटी अधिक होगा, ये प्लास्टिक है इसका परमिबिलिटी क्या होगा जी, कम होगा, क्योंकि इससे अधिक फ्लक्स पास करेगा, इससे कम फ्लक्स पास करेगा। तो उसी तरह से तो कहा कि रिलेटिव परमिबिलिटी किस पर निर्भर करता है। तो भाई रिलेटिव परमिबिलिटी निर्भर करता है पदार्थ की परमिबिलिटी पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के आयतन पर निर्भर नहीं करेगा, पदार्थ के आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। यह लोहा छोटा हो या बड़ा हो, इसका जो शक्ति है कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, वह लोहा के लिए डिफाइंड किया गया, एल्युमिनियम के लिए अलग है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें से आप आंसर खोल लीजिए, पुंज पर। ठीक है, पदार्थ की किस्म पर, देखो पुंज मतलब यहां पर होता है फ्लक्स, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स की किस्म पर। तो क्या दिया गया यहां पर, पदार्थ की किस्म पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक पदार्थीय गुण है,
परमिलिटी एक प्रकार के क्या है जी, पदार्थीय गुण है। क्लियर है? परमिलिटी एक प्रकार का क्या है जी, पदार्थीय गुण है। चुंबकीय बल पर भी निर्भर नहीं करेगा, ये पदार्थीय गुण है, ये पदार्थ पर निर्भर करेगा, उसके लंबाई चौड़ाई आयतन आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया जी, बी। चले आगे की ओर बढ़े। क्या कीजिएंगे, क्वेश्चन को डिटेल में बताने में थोड़ा समय लगता है, वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे आगे बुक का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते रहेगा। अधिक चुंबकीय पुंज, देखिए अधिक चुंबकीय पुंज का मतलब यहां बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रेरित करने के लिए चुंबकीय परिपथ का न्यूनतम होना चाहिए। अभी जस्ट बताओ तो क्या कहे थे, जिस तरह से तार में विद्युत धारा पास होता है तो उसके लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अधिक विद्युत धारा पास करने के लिए प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो प्रतिरोध किसके बराबर जी, रिलक्टेंस के बराबर। अब विद्युत धारा किसके बराबर, फ्लक्स के बराबर। तो अधिक फ्लक्स, अरे यही ना है चुंबकीय पुंज, अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स पास करने के लिए रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो रिलक्टेंस को प्रतिष्ठम बोले थे, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस। इसी को ना बोले थे, रिलक्टेंस। अरे रेसिस्टेंस किसके बराबर, रिलक्टेंस के बराबर, एस, और ये होता है क्या जी, आर। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिकल में रेसिस्टेंस, मैग्नेटिक में रिलक्टेंस। इलेक्ट्रिकल में करंट और मैग्नेटिक में क्या जी, फाई। तो वही चीज तो पूछ रहा आपका कि अधिक चुंबकीय पुंज को प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने का मतलब अधिक चुंबकीय फ्लक्स पास करेगा, कब भाई, के लिए चुंबकीय परिपथ का न्यूनतम होना चाहिए, रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, कम होगा। चुंबकीय परिपथ का रिलक्टेंस मतलब प्रतिरोध जितना कम होगा, चुंबकीय पुंज मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही अधिक पास करेगा। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी कोई समस्या डाउट तो जल्दी जल्दी से आप बोल सकते हैं। हाँ? विद्युत युक्तियों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। विद्युत युक्तियों में इलेक्ट्रोमैग्नेट से, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग बात करते हैं। इस पे हम क्या किए हैं, वाइंडिंग कर दिए हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सही कर दे रहे हैं आप लोगों को। बोलिए, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ड्यूटी लग गया है, अभी क्लास में है। हाँ क्लास ले रहे हैं, ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। ये आपका नाम 45, 7:45 काफी कर ली है। जब हम थोड़ा लेट से आएंगे, राइट टाइम आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक्साइटिंग, तो जानते हैं अब इसमें यदि हम सप्लाई दे रहे हैं तो इसका जो हमें फ्लक्स मतलब परिवर्तित कराना है, तो इस विद्युत धारा को परिवर्तित करा के हम फ्लक्स परिवर्तित करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई समानुपाती फाई। तो यदि धारा बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटेगा तो फ्लक्स, ये सबसे आसान तरीका होता है फ्लक्स को परिवर्तित करने का, डायरेक्शन चेंज करने का। क्लियर? कॉल आ गया जी, क्या क्या बोलने वाले थे, दिमाग से डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि ड्यूटी लग गया है तो अभी ड्यूटी जाएंगे। कुंडली के चक्रों को घटाकर, देखिए ये होता है चक्र, ये आपका क्या होता है जी, चक्र मतलब टर्न्स।
टर्न्स होता है। तो इस फेरों की संख्या को घटा बढ़ा के आसान से परिवर्तित करना संभव नहीं है। तार को आप काट के निकालिए फिर जोड़िए, ये संभव है नहीं, आसान है नहीं। उनके संख्या वाले टैपिंग की एक्साइटिंग कुंडली प्रयोग करके, ये भी आपका सही विधि नहीं है कि कहा कि इसमें संख्या वाली एक टैपिंग, टैपिंग का मतलब ये होता है कि ये कर दिए है ना, इसमें आप एक लगा दिए हैं और ये घसकाने वाला रहता है, ये कभी यहाँ लगा दिए कभी यहाँ लगा दिए कभी यहाँ लगा दिए, मतलब फेरों की संख्या को कम बेसी ही करना होता है, एक तरीका से ट्रांसफॉर्म, इस तरह से टैपिंग होता है। एक्साइटिंग कुंडली में धारा परिवर्तित करके, एक्साइटिंग कुंडली को कोर को स्थिर बदलकर, ये स्थिति बदलकर एक कोरे को बदल देगा तो ये संभव है नहीं। तो मेन होता है एक्साइटिंग कुंडली के धारा परिवर्तन, मतलब धारा को चेंज करेंगे फ्लक्स परिवर्तित होगा। सबसे आसान तरीका यही है। कैसे फ्लक्स परिवर्तित, जैसे अब अधिक विद्युत धारा आता है, पंखा का स्पीड अधिक हो जाता है, कम विद्युत धारा होता है, पंखा का स्पीड कम है, मतलब वो तुरंत इंस्टेंट वर्क करता है, कोई एक्स्ट्रा उसमें टेंशन भी नहीं है। धारा को घटा बढ़ा रहे हैं, स्पीड फैन का कम बेसी हो रहा है, मतलब फ्लक्स कम बेसी हो रहा है, स्पीड का फैन का स्पीड कम बेसी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां दिया गया चित्र वर्णन करता है। देखिए ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र का क्या नाम है जी? इंड का नियम, इंड नियम। ये चित्र कहता क्या है? ये चित्र कहता क्या, ध्यान में रखना। आप सोलेनॉइड को लीजिए, क्लियर है? आप सोलेनॉइड को लीजिए, यहां पे कहीं सोलेनॉइड था जी, बना दे रहे हैं। इस तरह से आपका कुंडली दिखाई देगा, ठीक है ना? तो इस तरह से कॉइल वाइंड किया हुआ रहेगा। आप स्प्रिंग को कल्पना कीजिए, ठीक है, आप स्प्रिंग को कल्पना कीजिए। कुछ तो है नहीं मेरे पास जी, चलिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका स्प्रिंग, ये आपको दिखाई ऐसे है, और ये इसमें तार लपेटा हुआ है, क्लियर? ये तार है जिस तरह से यहां पर देख रहे हैं, तो इसमें तार लपेट लपेट के हम ऐसे किए हुए हैं, क्लियर है? अब देखिए ये आपका तार दिखाई दे रहा है, तो इसमें विद्युत धारा ऐसे जाएगा, तो आप ऐसे देखेंगे तो विद्युत धारा ऐसे गया, तो विद्युत धारा ऐसे आपको दिखाई दिया क्लॉकवाइज, ये विद्युत धारा ऐसे इस तार में घुस रहा है, तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई दिया, तो ये क्या है जी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये क्लॉक है, सही है, तो ये क्या हो जाएगा जी? साउथ पोल। आपको यदि एंटी क्लॉकवाइज विद्युत धारा दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा जी? नॉर्थ पोल। तो ये इंड का नियम है, ठीक है? तो इस इंड के नियम से हम लोग क्या करते हैं जी? सोलेनॉइड में, ठीक है ना, सोलेनॉइड में डिसाइड करते हैं कि किधर नॉर्थ पोल होगा और किधर साउथ पोल होगा। यही बताता है इंड का नियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? सिरे का नियम, इंड का नियम, और इसी के क्या कहते हैं जी? सिरे का नियम को ही नाम है इंग्लिश में क्या जी? इंड लॉ। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखेंगे। थ्योरी क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाए हैं, प्रैक्टिकल करके, ठीक है, सामने में रख के एनिमेशन से जाके देखिए। 19 है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक तार है, जब उस तार से हम लोग विद्युत धारा पास कराते हैं, तो जब किसी भी तार से विद्युत धारा पास कराते हैं, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है जी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा पास करा रहे हैं तो क्या हो जाता है जी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी? मैक्सवेल, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम का प्रयोग करते हैं। मैक्सवेल के क्या जी? दाहिने हाथ के अंगूठा के नियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं, चार उंगली को घुमाते हैं तो चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट। एक तो ये हो गया। इसका दूसरा नाम है कॉर्क स्क्रू रूल। इसका दूसरा नाम क्या है जी? कॉर्क स्क्रू रूल। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण हस्त ग्रिप नियम। देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसका क्या क्या नाम है? दक्षिण हस्त ग्रिप नियम, या क्या जी? मैक्सवेल। क्लियर? मैक्सवेल राइट हैंड
थंब रूल, और या करके इसी को कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नाम, फ्लेमिंग नहीं, मैक्सवेल नियम दिए थे, याद रखना, मैक्सवेल नियम दिए थे, फ्लेमिंग नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड था। क्लियर? किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या? हेलिक्स नियम, देखो इंड नियम हम लोग देख चुके हैं। हेलिक्स नियम क्या होता है जी? सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। हेलिक्स नियम सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम कितना होता है? देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे के कितने नियम जी? 2 नियम है। फैराडे का कितना नियम है जी? 2 नियम है। फैराडे साहब का कितना नियम है? 2 नियम। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या समझते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है जी? एन डी फाई बटे में डी टी। एक क्या कहता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के, चेंजिंग फ्लक्स के समानुपाती होता है। पहला नियम क्या कहता है कि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजिंग फ्लक्स के क्या होता है जी? समानुपाती होता है। चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। दूसरा नियम क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दूसरा नियम क्या कहता है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के भी क्या होता है जी? समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, ड्यूटी जाना है, टाइम नहीं है ज्यादा। क्लास रात में नहीं लिए थे, अभी ले आज अभी दिन में क्लास ले लिए हैं। लाइट का प्रॉब्लम था और मेरा स्वास्थ्य भी अभी सही नहीं है, लू लगने के कारण तबीयत खराब रहता है। तो ज़्यादा देर क्लास लेते हैं ना तो बेचैनी बढ़ जाती है, समस्या होने लगता है। इसीलिए फिर आपको रात का क्लास होगा शाम के 8 बजे से, थ्योरी का क्लास होगा ही। चलिए, धन्यवाद।